बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में आपका वेलकम है। क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका वेलकम है। और करंट अफेयर्स में आज हमारा जो टॉपिक है जी वो है पाकिस्तान ईरान बॉर्डर टेंशंस, व्हाई ईरान अटैकिंग इराक, सीरिया एंड पाकिस्तान। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम ये, आपको पता है कि जो हालात चल रहे हैं फ़िलहाल कल से, ठीक है, 2 दिनों से, कि ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया और फिर उसके बदले में पाकिस्तान ने वापसी पे अटैक किया। तो ये जो हालात बने हुए हैं इनको डिस्कस करेंगे और साथ में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ईरान जो है वो एक्चुअली में ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक है, यानी कि जो ईरान है उसने पाकिस्तान से पहले इराक के ऊपर भी अटैक किया और शाम के ऊपर भी अटैक किया और अब थर्ड अटैक जो है वो पाकिस्तान के ऊपर किया। क्योंकि अगर आप देखिए, अगर आप यूं समझने की से कोशिश करेंगे कि भाई ईरान ने जो है वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया, तो आपको समझ नहीं आएगी कि भाई ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक क्यों किया, किस लिए किया। लेकिन जब आप इस ट्राइको के अंदर समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह ईरान ने जो है वो इराक के ऊपर भी किया, शाम के ऊपर भी किया और उसी के साथ पाकिस्तान के ऊपर भी कर दिया, तो फिर आपको एक सारी कहानी समझ आएगी कि एक्चुअली में चल क्या रहा है ईरान के अंदर, ठीक है, या मिडिल ईस्ट के अंदर की पॉलिटिक्स जो है वो इस टाइम पे किस साइड पे जा रही है। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, हमें पता है बेसिकली इसमें हम दो पार्ट्स के ऊपर हम बात करेंगे। पहले में हम पाकिस्तान और ईरान के जो बॉर्डर टेंशंस हैं इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है, पहले में। और दूसरे पार्ट के अंदर हम जो है वो डिस्कस करेंगे ये जो वाइडर कॉन्टेक्स्ट है एक्चुअली में, कि जिसमें ईरान ने जो है वो अटैक कर दिया बाकी ममालिक के ऊपर भी, तो उस वाइडर कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये अटैक क्यों किया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको तीन पिक्चर्स देखने को मिल रही हैं। तो एक पिक्चर तो ये है, आपको ये जो देखने को मिल रही है जहाँ पे ईरान ने जो है वो इराक के अंदर एरेबिल का जो एरिया है, ये जो है यहाँ पे इस एरिया के अंदर अटैक किया या यहाँ पे हमला किया। दूसरा इसी तरह से यहाँ पे अलेपो के साथ जो एरिया है शाम के अंदर, ठीक है, यहाँ पे अटैक किया। ये दो एरियाज के अंदर, इराक के अंदर और शाम के अंदर अटैक, और फिर उसके बाद जो है पाकिस्तान के अंदर। और इसी तरह से आपने देखा कि भाई क्लेम किया गया ईरान की तरफ से 3 दिन पहले कि भाई उन्होंने क्या किया जी, मोसाद के हेडक्वार्टर के ऊपर अटैक किया है। मोसाद जो इजराइल की जो है वो टॉप खुफिया एजेंसी, आपको पता है पूरी दुनिया की, खैर आप कह लें टॉप एजेंसी है, उसके जितने रिसोर्सेज हैं, जितनी पावरफुल है, तो उसके हेडक्वार्टर के ऊपर यहाँ पे जो कंट्रोल हो रहा था उसके ऊपर अटैक किया। ये क्लेम था ईरान का। अब ये जो पिक्चर आपको सामने देखने को मिल रही है, थर्ड पिक्चर, तो यहाँ पे आपको ये जो देखने को मिल रहे हैं बीच में, ये है कासिम सुलेमानी, जनरल कासिम सुलेमानी। तो ये सारी जो स्टोरी है वो इनके गिर्द घूमती है कि ईरान जो कुछ भी कर रहा है, ठीक है, वो सारे का सारा इन्हीं के गिर्द घूमता है। ये जो अटैक हो रहे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, जो अटैक हुए अपने तीनों बॉर्डर के साथ ईरान ने अटैक किए ना, ईरान ने इराक के साथ भी, साथ में सीरिया के साथ भी और साथ में पाकिस्तान के साथ भी, इनकी वजह से, जनरल कासिम सुलेमानी की वजह से जो है वो किए। तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो हमारा जो वीडियो का पास्ट फर्स्ट है, इसको हम समझते हैं कि क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स एंड कैजुअलिटीज, के हम देखते हैं कि भाई ईरान ने क्या किया। हमें कल खबर मिली कि ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया, मिसाइल जो है उसने दागे हैं पाकिस्तान की हदूद के अंदर और पाकिस्तान की जो सोवरेनिटी थी उसको जो है वो उसने क्रॉस किया है। तो अब अगर हम देखते हैं जी, तो क्या हुआ जी, ईरान ये कहता है कि ईरान ने जो स्ट्राइक्स की हैं वो इसलिए की हैं कि जैशुल अदल जो है, जैशुल अदल एक दहशतगर्द तंजीम है जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान, सॉरी, पाकिस्तान और ईरान का जो बॉर्डर है, सिस्तान बॉर्डर जो है, उस बॉर्डर के ऊपर ये मौजूद है और है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। तो वहां पे उन्होंने अटैक किया। यहाँ पे इस मैप के अंदर देखिए, तो ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, पंजगोर का डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान का। ये जो एरिया है, ये जो आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे जो है इन्होंने अटैक किए। इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट करता हूं। तो ये जो एरिया है पाकिस्तान का, ये है ईरान का बॉर्डर, पाकिस्तान ईरान बॉर्डर। और ये पंजगोर डिस्ट्रिक्ट जो है, यहाँ पे ईरान ने कल क्या किया जी, रॉकेट फायर किए। क्यों किए? क्योंकि उन्होंने कहा कि यहाँ पे जैश अदल है और जैश अदल जो है वो है जो ईरान के अंदर जो है 2013 से, उनका ये क्लेम है कि 2013 से ये ईरान के अंदर अटैक कर रही है बार 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 बार। और उन्होंने ये कहा कि हमारे जो 3 जनवरी को, ठीक है जी, 3 जनवरी को कासिम सुलेमानी की जो पूरी एक बरसी मनाई जा रही थी, तो उसके ऊपर जो अटैक हुए उसका इल्जाम उन्होंने इसके ऊपर लगाया कि भाई इन्होंने जो है अमेरिका और इसराइल की मदद से मिलकर वहां पे अटैक किया, तो हमने इसलिए काउंटर अटैक किया, ये कहा जा रहा है, ठीक है। अब इस बात को समझना है, ये कब होता है जी, ये इंसिडेंट ईरान की तरफ से अटैक होता है 17 जनवरी 2024 को, ठीक है, 17 जनवरी 2024 को होता है और पंजगीर के इलाके के अंदर होता है। अब पाकिस्तान ये कहता है कि भाई ये क्या है, ये तो वायलेशन है,
ये जो इंटरनेशनल लॉज हैं उसकी वायलेशन है, और पाकिस्तान की जो सुवरेनिटी है, जो खुद मुख्तारी है, उसकी वायलेशन है। क्योंकि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ये वाजे करता है और यूएन का चार्टर ये वाजे करता है कि जो जो इंडिपेंडेंट जो मालिक हैं, जो यूएन के जो है सिग्नेचरी हैं, वो सारे जो है वो आज़ाद और खुद मुख्तार हैं। किसी दूसरे मुल्क को यह हक हासिल नहीं है कि वो किसी की जो है वो एयर स्पेस या ज़मीन से कहीं से भी जो है उनकी वायलेशन करे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ने भी कहा हुआ है कि भाई इंटरनल सुवरेनिटी और एक्सटर्नल सुवरेनिटी ये पाकिस्तान की है, और पाकिस्तान को किसी को पामाल नहीं करने देगा, क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी का ये हिस्सा है कि ना हम किसी के इलाके में मुदाखलत करेंगे, ठीक है, और ना हम किसी को करने देंगे। तो ये हमारी सुवरेनिटी के खिलाफ है, और दूसरा ये इंटरनेशनल लॉ जो है उसके भी खिलाफ है। पाकिस्तान ने ये वाजे किया। अब इसके ऊपर हमने देखा पाकिस्तान ने रिस्पांस क्या जनरेट किया उसी दिन, यानी 17 तारीख को ही पाकिस्तान ने रिस्पांस ये जनरेट किया, डिप्लोमेटिक रिएक्शन पाकिस्तान ने क्या दिया कि सबसे पहले तो पाकिस्तान ने अपना जो एम्बेसडर है उसको वापस बुलाया ईरान से। ठीक है जी, अपने एम्बेसडर को ईरान से वापस बुला लिया, पहला काम पाकिस्तान ने ये किया। ठीक है, और बड़े ही हाई लेवल के ऊपर, एम्बेसडर लेवल के ऊपर या डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर पाकिस्तान ने जो है बताया कि भाई आपने बहुत ज्यादती की है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप हमें बताओ कि आपने क्यों अटैक किया। और पाकिस्तान ने जो हाई लेवल की बायलैटरल विजिट्स थे, ठीक है, वो भी मंसूख कर दिए। दूसरा काम पाकिस्तान ने ये किया। तीसरा पाकिस्तान ने ये किया कि जो ईरान के जो एम्बेसडर हैं जो अभी फिलहाल ईरान में थे, उनको भी वापस आने से रोक दिया। इससे ये वाजे होता है कि ये प्लान था। समझ रहे हैं बात को, कि इससे ये क्योंकि एम्बेसडर साहब वहां मौजूद थे ईरान के, तो उनको वापस आने से रोक दिया और काम करने से रोक दिया। तो ये भी हमने देखा, ये पाकिस्तान ने क्या किया जी, पहला काम ये किया पाकिस्तान ने। और पाकिस्तान के जो फॉरेन ऑफिस है उसने स्टेटमेंट जारी की, उसने कहा कि भाई ये कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल है कि आपने पाकिस्तान की एयर स्पेस जो है उनकी वायलेशन की है, आपने इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की है, इसलिए जो है ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, हम इसके ऊपर रिटेलिएट करेंगे, इसके जवाब बहुत सख्त हो सकता है, ये कहा गया। फिलहाल कहा कुछ नहीं था, ये कहा कि इसके जो रिस्पॉन्सेज हैं वो बहुत बुरे हो सकते हैं। और उसके बाद अब ये तो हमने देखा 17 तारीख को हुआ, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हम देखते हैं 18 को, जब पाकिस्तान ने आगे से रिस्पांस जो है जनरेट किया। पाकिस्तान ने रिस्पांस जनरेट किया जी। पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन किया, यानी पाकिस्तान ने जो आगे से जवाब दिया, आप ये कह सकते हैं, वहां पे जो एयर स्ट्राइक्स की हैं उनको पाकिस्तान ने, ऑपरेशन का जो नाम है वो नाम दिया जी मर्ग बार समरचार। ठीक है जी, मर्ग बार समरचार ये पश्तो का कोई वर्ड है। ठीक है, तो ये ऑपरेशन का नाम दिया। और ये कब किया पाकिस्तान ने, 18/1/2024, यानी पाकिस्तान ने आज जो है, या आप बाद में सुन रहे हैं, तो ये पाकिस्तान ने 18 तारीख को जो है आगे से रिस्पांस दिया। और जो सिस्तान का बॉर्डर है वहां पे आगे से अटैक किया पाकिस्तान ने। उनकी तरफ से भी कैजुअलिटीज हुई थी, तो हमारी तरफ से भी जो है वो माना जा रहा है कि 7 लोगों की जो है वो कैजुअलिटीज हुई हैं। और वो ईरान कह रहा है कि भाई इसके अंदर फिलहाल ईरानी कोई नहीं था, जो अटैक हुआ उसके अंदर ईरानी कोई नहीं था। अब पाकिस्तान ने जो अटैक किया, इस पे अगर हम देखें पाकिस्तान के अंदर जो है वो क्या रिएक्शंस जो है बिल्ड हुए, तो वो रिएक्शंस अगर हम देखते हैं तो उसमें पहला रिएक्शन क्या था जी, कि कॉल फॉर डी एस्केलेशन। कि अब जब हालात देखे सारे लोगों ने, जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने देखे कि भाई ये क्या हो रहा है, ये पाकिस्तान और ईरान जो है ये तो दोस्त हैं, आपस में चले इश्यूज तो लगे रहते हैं। अगर हम बॉर्डर टेंशंस देखते हैं तो 2022 में भी हुई, 2021 में भी हुई, 2018 में भी हुई, 2013 में भी हुई, तो ये हमारी चलती रहते हैं क्लैशेस, लेकिन इस नौइयत के नहीं थे। तो इसलिए एक टेंशन पैदा हुई कि भाई ऐसा ना हो कि कहीं ये वॉर का स्पिल ओवर ना हो जाए, ये एक नई वॉर जो है हमारी बॉर्डर के ऊपर स्टार्ट ना हो जाए। एक तो ये थ्रेट था। दूसरा, जो स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं उन्होंने कहा कि भाई बहुत अच्छा किया आपने, आपको जवाब देना चाहिए था। क्योंकि अगर आप जवाब ना देते, क्योंकि ईरान ने इससे पहले शाम में अटैक किया, इराक में अटैक किया, उन्होंने आगे से रिस्पांस नहीं दिया, तो मे भी, क्योंकि वो तो कमजोर है, उनके तो हालात क्या चल रहे हैं, हम तो एटॉमिक पावर है, जाहिर बात है हमारे पास न्यूक्स हैं, तो अगर हम आगे से रिस्पांस ना देते तो इसका मतलब ये होता कि भाई पाकिस्तान भी उनकी तरफ फारिग है। सीधी सी बात है कि पाकिस्तान, उन्होंने देखा पाकिस्तान के हालात क्या चल रहे हैं, इंटरनली इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, आईएमएफ के पीछे पड़ा हुआ है, तो शायद ये जवाब ना दे, लेकिन पाकिस्तान ने जवाब दिया और जल्दी जवाब दिया। ये एक अच्छा काम था, क्योंकि पाकिस्तान मुतमईन नहीं हुआ उनके जवाब से। फिर हम देखते हैं जी मेडिएशन एंड डिप्लोमेसी की बात हुई, कि मेडिएशन की बात की गई, खास करके चाइना ने जो है, हमने यहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक के बयान देखे, लेकिन सबसे पहले चाइना ने कहा कि भाई अगर आपका कोई मामला है, आप दोनों के मामलात हल नहीं हो रहे, तो मैं बीच में आता हूं, मैं आपके मामलात को सॉल्व करता हूं, लेकिन ये वॉर इस मसले का हल नहीं है। क्योंकि चाइना जो है एक्चुअली में दोस्त है ना, दोस्त का मतलब ये है कि उसके यहाँ पे इस टाइम पे इंटरेस्ट है, तो वो तो कभी नहीं चाहेगा कि उसके जो है यहाँ पे वॉर स्टार्ट हो जाए। उसके इंटरेस्ट पाकिस्तान में भी हैं सीपैक के थ्रू, उसके इंटरेस्ट चाइना उसके अंदर भी, ईरान के अंदर भी हैं, दोनों ममालिक के साथ उसके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए उसने कहा। फिर हम देखते हैं अगर बाकी ममालिक की हम बात करते हैं, तो यूएस ने कहा जी बहुत अच्छा किया पाकिस्तान ने, यानी उसने ईरान को कंडेम किया। क्यों? क्योंकि यूएस जो है इस टाइम पे ईरान के हाथों मार खा रहा है, रेड सी के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, इजराइल के अंदर। ईरान ने वहां
पे उन्हें बहुत टफ टाइम दिया हुआ है, इसलिए यूएन ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। फिर हम देखते हैं जी इसी तरह से बाकी जो ममालिक हैं उन्होंने जो है फिलहाल जैसे इंडिया उसने कोई जवाब नहीं दिया, बाकी ममालिक जो है वो बीच करके, लेकिन ये जो मेन कंट्रीज थे, चाइना ने कहा कि मैं मसले का हल करवाता हूं, यूएस ने कहा कि भाई ईरान ने गलत किया, उसने पहले भी 2 बाउंड्रीज वायलेट की हैं क्योंकि वहां पे अटैक उन्हें किया गया था, तो इसलिए ईरान को सबक सिखाना चाहिए, अच्छी बात है। इम्प्लीकेशंस ऑफ डोमेस्टिक अफेयर्स, अगर हम डोमेस्टिकली इसका असर देखते हैं तो डोमेस्टिकली जाहिर बात है पाकिस्तान का जो इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है वो बढ़ गया, ठीक है। अब देखिए इससे पहले अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान के 2 बॉर्डर्स जो है इस टाइम पे इनसिक्योर ऑलरेडी हुए हुए, अगर आप इसको पाकिस्तान के लेवल पे समझे, एंड में हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन देखिए पाकिस्तान का जो ईस्टर्न बॉर्डर है इंडिया की साइड से वो तो पहले ही थ्रेट में है, वहां पे आर्मी डिप्लॉय की हुई है हमारा हर तरह की जो है। इसी तरह से अगर हम देखते हैं वेस्टर्न बॉर्डर जो है अफगानिस्तान के साथ वो भी हमारा इनसिक्योर है, क्योंकि तालिबान की गवर्नमेंट के बाद हमारे हालात अच्छे होने के बजाय बुरे हो गए उनके साथ, और हालात अभी फिलहाल बेहतर नहीं है। और अब हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर है ये भी थ्रेट के अंदर आ गया। इसका मतलब हम सिर्फ अरेबियन सी से और चाइना की साइड से हमारे थ्रेट नहीं है, बाकी जो है हमें थ्रेट आ गए तो हम फोर्सेज वहां पे डिप्लॉय कर देंगे, तो उससे क्या होगा, उससे लॉन्ग टर्म में बहुत ही बुरे असरात होंगे। पाकिस्तान की मिलिट्री मजीद जो है वो यहाँ पे फिर इन चीजों को इन्फोर्स करेगी कि भाई देखिए वॉर्स लगी हुई हैं, ये है वो है। उससे क्या होगा कि हमारा जो बजट है जो कभी कम होने का नाम नहीं लेता, ठीक है, डिफेंस के नाम के ऊपर, वो मजीद बढ़ेगा, हमारे सिक्योरिटी रिस्क मजीद बढ़ेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है हम मजीद एक सिक्योरिटी स्टेट बनते जाएंगे, मजीद सिक्योरिटी स्टेट बनते जाएंगे, हर साइड से फियर, खौफ कि वहां से अटैक ना हो जाए, वहां से ना हो जाए, ईस्ट से, वेस्ट से, नॉर्थ वेस्ट से, कहीं से भी अटैक अब हम पाकिस्तान पे हो सकता है। पाकिस्तान इतना ज्यादा इनसिक्योर हो गया, डोमेस्टिकली इसका पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान है, ठीक है। इसी वजह से पाकिस्तान के हालात तो वैसे ही आपको पता बुरे चल रहे हैं। और इंटरनेशनल और रीजनल प्रोस्पेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो इंटरनेशनली और रीजनली हम देखते हैं तो हमारे अगर ईरान के साथ भी ताल्लुकात बुरे हो जाते हैं तो हमारे नेबरिंग रीजन के अंदर हम बिल्कुल इनसिक्योर हो जाएंगे, और हमारे जो ताल्लुकात हैं जिनको हमने आगे बिल्ड करना था, हमने बेहतर करना था, हमने म्यूचुअल जो है वो रिलेशंस बनाने थे, हमने इकोनॉमिक जो है वो डिप्लोमेसी लेके जानी थी, अपने हालात को बेहतर करना था, नई मार्केट सर्च करनी थी, तो वो अब इसका मतलब ये है कि हम उससे भी पीछे हटेंगे, हम दुश्मन बनाते जाएंगे बजाय इसके कि हम दोस्ती बनाएं, तो उससे हमारे लिए और मुश्किल हो जाएगी, और हमारा जो सबसे बड़ा थ्रेट है जिसको हम इंडिया कहते हैं वो हमारे लिए मजीद जो है वो क्राइसिस बढ़ाता जाएगा। अब इसी से रिलेटेड कुछ की डेवलपमेंट्स थी, उसमें हमने देखा कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस जो है उसने बताया कि भाई हमने जो है शर्मचार जो है उसका ये जो लश्कर है वहां पे जिनके वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करते रहते हैं तो उनके ऊपर अटैक किया उन्होंने, ये बताया, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि भाई औरतें और बच्चे, ईरानियन मीडिया है जो है वो कहता है भाई औरतें और बच्चे भी जो है उसके अंदर शामिल थे। जैसे पाकिस्तान ने कहा कि 2 बच्चे आपने जो है वो शहीद कर दिए, तो उन्होंने भी आगे से कहा कि बच्चे हमारे शहीद हो गए हैं। और केयर टेकर जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी आगे से फिर बयान दिया। और इसी तरह से आपको पता है ना इस टाइम पे फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में मौजूद है ना प्राइम मिनिस्टर, ये दोनों ही जो है बाहर के विजिट्स पे गए हुए हैं। तो फिलहाल ये फॉरेन ऑफिस कह रहा है कि भाई ये अपने विजिट्स जो है वो कम करके वापस आएंगे, जिसमें आप देखिए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो कहाँ मौजूद हैं, तो वो इस टाइम पे स्विट्जरलैंड के अंदर मौजूद हैं। और 54th जो है वो एनुअल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वहाँ पे उसकी मीटिंग हो रही है, तो वहाँ पे मौजूद हैं कागड़ साहब। अब वो वापस आएंगे कहा जा रहा है इन हालात को देख के। बिल्कुल इसी तरह से जो हमारे जो जलील अब्बास जिलानी साहब हैं, ठीक है जी, फॉरेन केयर टेकर जो है वो इन्वेस्टर हैं, तो वो इस टाइम पे युगांडा के अंदर मौजूद हैं, और वहाँ पे मिनिस्ट्रियल मीटिंग हो रही है जो नॉन अलाइड मूवमेंट है उसको लेके, ठीक है, जो किसी भी मूवमेंट का हिस्सा, यानी किसी भी जो है कोल्ड वॉर का हिस्सा नहीं रहे, ना कैपिटलिस्ट ब्लॉक का ना कम्युनिस्ट ब्लॉक का, और अब भी वो आगे भी नहीं रहना चाहते, वो अपनी डेवलपमेंट खुद करना चाहते हैं। तो नॉन अलाइड जो मूवमेंट है उसका जो है वो मिनिस्ट्रियल मीटिंग थी, तो पाकिस्तान वहाँ पे गया हुआ है। तो इसका मतलब दोनों ही जो है वो जवाब देने के लिए जो थे वो फिलहाल सिविलियंस वो वहाँ मौजूद हैं। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बॉर्डर टेंशंस देखते हैं तो जैसे मैंने कहा कि 2022 के अंदर भी ये बॉर्डर टेंशंस हुई, 2021 के अंदर भी हुई, 2018 के अंदर भी हुई, ठीक है जी, 2013 के अंदर भी हुई। तो हम देख रहे हैं कि हिस्टोरिकली हमारे ईरान के साथ ताल्लुकात अच्छे रहे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स उनके साथ लगे ही रहते हैं, प्रॉब्लम्स रहते ही हैं। और उसका जो मेन रीजन है वो पाकिस्तान में चाहे आप शिया सुन्नी कह लें, जैसे अब ईरान के ऊपर अटैक हुआ तो शिया के ऊपर इल्जाम लगना स्टार्ट हो गया कि भाई वो उनके सपोर्टर हैं। तो इसी तरह से जब फिर ज्यादा सपोर्ट किया जाता है सऊदी अरब को तो फिर सुन्नियों के ऊपर अटैक होता है। तो इस तरह के हम हालात देखते रहते हैं। तो ये रीजनल सिक्योरिटी के लिए अब चाइना जो है वो अपना रोल प्ले करना चाह रहा है, और वो ये चाह रहा है कि भाई ये जो मामलात हैं इनको किस तरह से निपटाया जाए, बजाय इसके कि ईरान भी जो है इन्वॉल्व हो जाए और पाकिस्तान भी ईरान के खिलाफ इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि यूएस इस टाइम पे चाहता है कि ईरान को काउंटर किया जाए। तो ईरान को काउंटर करने के लिए वो इराक को यूज कर रहा है और शाम को यूज कर रहा है, लेकिन उनकी गवर्नमेंट्स को यूज नहीं कर रहा, ठीक है। वहां पे उनकी जो इंस्टेबिलिटी बनी हुई है, जो ग्रुप्स हैं उनके थ्रू वो कोशिश कर रहा है। अगर वही काम वो पाकिस्तान के थ्रू करना शुरू कर देगा ईरान को टफ टाइम देने के लिए, ताकि रेड सी की जो सिक्योरिटी है या जो हौसी है जो सपोर्ट कर रहा है वो, या खास करके सबसे बड़ी सपोर्ट जो है वो इजराइल के खिलाफ है।
इस टाइम पे इजराइल के खिलाफ सिर्फ अगर कोई मुस्लिम कंट्री खड़ा है तो वो ईरान है, जाहिर बात है। तो ईरान के अगर खिलाफ महाज बनता है और मुसलमान मुल्क ही उसके खिलाफ खड़े कर दिए जाते हैं तो इससे अमेरिका को और इजराइल को फायदा होगा। मुसलमान तो कमजोर होंगे, लेकिन फिलहाल यहां पे जो है वो रेस किसी और चीज की है। अब अगर हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर आगे दूसरे पार्ट पे जाने से पहले वीडियो से हम यहाँ पे कुछ देखते हैं। जैसे बाकिर सजाद हैं, उन्होंने बताया कि अगर पाकिस्तान ने जो है वो इस तरह का कुछ किया है, ठीक है, उन्होंने ट्वीट किया है तो एक तो ये अच्छी बात है, टाइमली है, लेकिन अब इसको रोकना चाहिए। ये ना हो कि ये इसका बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हो सकते हैं फ्यूचर के अंदर हमारे रिलेशंस को लेकर, और हकीकत में फ्यूचर में हमारे जो है हालात खराब हो सकते हैं। यहाँ पे मुस्तफ़ा नवाज खोकर जो पीपल्स पार्टी के हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से जो है वो यहाँ पे चीज़ों को हाईलाइट किया, और वो ये सही कह रहे हैं कि ईरान का जो मुत्तहिदा जो इत्तेहादी है हिजबुल्लाह, इजराइल के बॉर्डर के ऊपर बैठा हुआ है, और इस टाइम पे जो है वो ईरान को अपने चैलेंजेस का सामना है। कासिम सुलेमानी की वजह से उनकी काफ़ी ज़्यादा इंटरनली बेइज्जती हुई है, इसी वजह से अपनी बेइज्जती को बचाने के लिए जो है वो ये कहते हैं कि उन्होंने ये अटैक किया और ये रास्ता चुना अपनी आवाम को खुश करने के लिए, वही जो अक्सर पाकिस्तान और इंडिया भी चुनते हैं, ठीक है। तो ये उन्होंने कहा। इसी तरह से मुशर्रफ जैदी साहब ने जो है वो बताया है कि भाई अगर ये स्ट्राइक हुआ तो अच्छी बात है, रिस्पांस करना चाहिए था, लेकिन इसके जो रिजल्ट निकलेंगे वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। इससे क्या हो सकता है, इससे इंडिया जो है उसको मौका मिलेगा कि वो दोबारा ईरान के करीब हो जाए और ईरान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करके तो पाकिस्तान को हर तरफ से घेरे दोबारा से, ठीक है, पाकिस्तान के लिए जो है उसके अगेंस्ट में अलायंसेस बनाए। इसी तरह से यहाँ पे जो है मिखाइल गोगमैन है, ये जो है वो साउथ एशिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी की तरफ से। तो अब ये बताते हैं कि भाई ये जो हो रहा है ये अच्छा नहीं है, ये बहुत बुरी बात है, ठीक है, और अगर इसके हालात हम देखेंगे तो इसके बहुत दूर तक जाएंगे, इसलिए डीएस्केलेशन होनी चाहिए, बातचीत के थ्रू जो है डिप्लोमेटिक फ्रंट्स के ऊपर जो है वो मामलात को हैंडल करना चाहिए। इसी के साथ हम देखते हैं जी शेरी मजारी जो हैं, जो आईआर की एक्सपर्ट हैं, आपको पता है, ठीक है, प्रोफेसर रही हैं, तो उन्होंने बताया, वो ये कहती हैं यहाँ पे कि यहाँ पे इन्होंने कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं। क्वेश्चन ये उठाए हैं कि भाई सबसे पहली बात तो ये कहती हैं कि पाकिस्तान ने जो हमला किया है ईरान के ऊपर ये बहुत अच्छा है, इसे करना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने क्यों किया। दूसरा ये कहती हैं कि क्या हमला हुआ इससे पहले क्या इन दोनों के बाद में दोनों ममालिक के बीच बातचीत नहीं हुई, क्या ईरान ने अपने कंसर्न शो किए पाकिस्तान को, एक ये, और दूसरा पाकिस्तान और ईरान के इतने अच्छे ताल्लुकात अगर थे तो इन अच्छे ताल्लुकात में अटैक कैसे हो गया। इसका मतलब पाकिस्तान और ईरान के अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, और अगर अच्छे ताल्लुकात नहीं थे तो उसका जवाब दिया जाए कि मुस्लिम कंट्री के साथ ताल्लुकात अच्छे क्यों नहीं थे, ठीक है, और इसका जो है इन फ्यूचर क्या असर निकल सकता है। यानी इन्होंने बहुत ही कंप्रिहेंसिवली जो है वो एनालिसिस किया इन चीजों का कि आप जो है एकदम से तो एक मुस्लिम कंट्री दूसरे पर अटैक नहीं कर सकता। अब ये इंडिया तो है नहीं या पाकिस्तान तो है नहीं कि एक दूसरे के ऊपर अटैक हो गया अचानक से। तो ईरान ने क्यों अटैक किया, क्या उसने पहले आपसे कहा कि आप एक्शन लें, जैसे उनके वज़ीर ख़ारजा कह रहे हैं वर्ल्ड फोरम के ऊपर बैठ के कि भाई हमने पाकिस्तान से कहा बार बार कि आप इनके खिलाफ एक्शन लें, उन्होंने नहीं लिया। लेकिन वो कि ये हल नहीं है कि आप एक मुल्क की सोवरेनिटी को करें, उन्होंने गलत किया, ठीक है। तो इसके ऊपर इन्होंने क्वेश्चंस उठाए हैं। अब ये तो पाकिस्तान की साइड से हमने वन साइडेड देखा पाकिस्तान और ईरान का प्रॉब्लम। अब हम अगर इसको वाइडली समझने की कोशिश करते हैं और वाइडली देखते हैं कि ये प्रॉब्लम कहां से पैदा हुआ और कैसे हुआ, तो उसको देखिए, ईरान बैलिस्टिक मिसाइल अटैक को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो ये एक्चुअली में ईरान ने अपने दुश्मनों को के ऊपर हमला किया, ठीक है। ये जो कहानी स्टार्ट होती है, ये कहानी स्टार्ट होती है जी कासिम सुलेमानी की जो बरसी है उसके ऊपर से। 3 जनवरी को क्या होता है जी, करमान के अंदर ईरान में बॉम्बिंग होती है 3 जनवरी को, और 100 से ज्यादा लोग वहां पे शहीद हो जाते हैं। ये जो कासिम सुलेमानी हैं, द बेस्ट वॉरियर थे। अगर कासिम सुलेमानी के बारे में बताऊं तो कासिम सुलेमानी जो इनके जो आर्मी है ईरान की, ठीक है जी, जो इनकी आर्मी है उसका हिस्सा थे और उनके बेस्ट कमांडर थे, और ये जो फॉरेन ऑपरेशंस है ईरान के उनको लीड करते थे। या आप यूं समझ लें कि ये जो है ये एक्चुअली में ईरान के जितने भी मिडिल ईस्ट के अंदर ऑपरेशंस थे या जहां पे ईरान के खिलाफ जो जो कुव्वतें मौजूद थी, चाहे वो यूएस हो, इसराइल हो, इवन मुसलमान मुल्क क्यों ना हो, ये उनके खिलाफ ऑपरेशंस को लीड किया करते थे कासिम सुलेमानी। तो एक बहुत बड़े जो है वो इनका बहुत बड़ा नाम है, और इनको जो है वो शहीद किया गया 2020 को, ठीक है जी, 2020 को 3 जनवरी को जो है इनको शहीद किया गया। और शहीद किसने किया? अमेरिका ने किया। अमेरिका ने जो है वो इनके ऊपर एयरपोर्ट पे ड्रोन स्ट्राइक की और उसके नतीजे के तौर पे ये शहीद हो गए। इसमें आपने इस हवाले से देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई इमरान खान ने कहा था कि मुझे एक हफ्ता नींद ही नहीं आई कासिम सुलेमानी की डेथ के बाद, यानी मुझे इतना दुख हुआ कि इस हाई लेवल का ही बंदा था।
तो इसको जो है वो टारगेट किया इनको, और इनको जो है शहीद कर दिया। अब जब इनको शहीद कर दिया तो ये तो बहुत बड़ा नाम था। उस टाइम पे भी ईरान ने ये कहा था कि हम जवाब लेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जो अवाम है उनके सेंटिमेंट्स कासिम सुलेमानी से जुड़े थे, छोटा नाम नहीं था ईरान के अंदर, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि हम बदला लेंगे और हमें पता है कि अमेरिका ने मारे तो हम बदला लेंगे। अब जब 3 जनवरी 2024 को, यानी अभी कुछ दिन पहले जो है, जब इनकी बरसी थी करमान के अंदर, तो उस बरसी में जो है वो क्या हुआ जी, वहां पे एक बम धमाका हुआ, 2 बम धमाके बैक टू बैक हुए, जिसमें 100 से ज्यादा लोग जो है वो शहीद हो गए। और अब ये तो मैसेज था अमेरिका की तरफ से या इजराइल की तरफ से, एक मैसेज था ईरान को कि भाई तुम जो इजराइल में जो है वो कर रहे हो वो ठीक नहीं कर रहे, जो हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहे हो या हमास को सपोर्ट कर रहे हो वो ना करो, जो हौसियों को सपोर्ट कर रहे हो रेड सी के अंदर वो ना करो, वरना तुम्हारे साथ ये हाल होगा, ठीक है। ये एक मैसेज था। तो ईरान ने फिर आगे से ये कहा था, आयतुल्लाह ख़मेनी साहब जो उनके हैं, उन्होंने ये कहा था सुप्रीम लीडर ने कि हम इसका जवाब लेंगे और हम इसको आगे से, उन्होंने कहा था कि हम रिटेलिएट करेंगे। यानी बेसिकली जाहिर बात है उनकी एक डिसरिस्पेक्ट है, हालांकि इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आईएसआईएस ने ली थी। उन्होंने कहा था हमने अटैक किए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इसके पीछे इजराइल है, अमेरिका है, ठीक है, तो हम इसका जवाब लेंगे। तो अब अगर हम इस ट्राइका को समझते हैं तो ट्राइका में उन्होंने ये कहा कि भाई इसके पीछे एक तो मुसाद है, मुसाद जो है वो ऑपरेट कर रहा है सीरिया से, ये जो आपको यहाँ पे मैप के अंदर देखने को मिल रहा है उनका एक तो ये है। दूसरा जो ये इलाका है एराबिल का, यहाँ पे जो बेसिस मौजूद हैं और जो एंटी एलिमेंट्स मौजूद हैं, जो एंटी ईरान एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो ईरान के अगेंस्ट में ये मौजूद है। और यहाँ पे जब इन्होंने ईरान ने स्ट्राइक की 3 दिन पहले, तो यहाँ पे काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ और एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन जो है, एक बहुत बड़ी बिजनेस कम्युनिटी जो है वो यहाँ पे मुतासिर हुई है, ठीक है। और ये करमान का जो इलाका है, यहाँ पे इस इलाके के अंदर ये जो बागी हैं, तुर्की भी इनके खिलाफ जो है स्ट्राइक्स वगैरह कर रहा है, तो तुर्की की भी इनके साथ नहीं बनती, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे जो ईरान के खिलाफ फोर्सेज मौजूद थी इराक के अंदर, दूसरा सीरिया के अंदर जो फोर्सेज मौजूद थी, और तीसरा ईरान ने ये कहा कि जो हमला हुआ वो करवाया किससे गया, वो ये जो अल अदल जो ग्रुप है पाकिस्तान के अंदर जो बैठा हुआ है, इससे करवाया गया है। इसका मतलब ये है कि ये भी इन्वॉल्व है। तो ये एक किस्म का ये ट्राइका जो बन रहा है, इसके बदले में ईरान ने क्या किया जी, यहां पे भी अटैक कर दिया, यहां पे भी कर दिया और पाकिस्तान में भी कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उसने अपने 100 शहीदों का बदला लिया, उसका ये कहना है, जो कासिम सुलेमानी की जो बरसी पे शहीद हुए, एक पॉइंट। दूसरा, उनकी बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट हुई ईरान के अंदर कि 100 लोग अगर आप किसी मुल्क में शहीद कर दें जाके, और इसका इल्जाम भी जो है सामने आ रहा हो कि किसने करवाया होगा, तो जाहिर बात है ये उसकी बेइज्जती थी ईरान की। तो ईरान ने अपनी इज्जत बचाने के लिए जो है वो ये सारे का सारा सिलसिला किया, ठीक है। तो ये हम ये समझ रहे हैं कि ये सारा का सारा सिलसिला जो है वो किस लिए हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि ईरान ने जो है वो अपनी रिस्पेक्ट बचाने की कोशिश की और इसी के चक्कर में उसने जो है ये सारे का सिलसिला किया। अब इससे पहले भी ईरान जो है वो एरबिल जो रीजन है इसके ऊपर 2022 में अटैक कर चुका है, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि कुर्दिश मूवमेंट मौजूद है जो कि अपना आज़ाद कुर्दिस्तान बनाना चाहती है, जो सलाहुद्दीन अयूबी के जो फैमिली से ताल्लुक रखते हैं वो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तो वो तुर्की के भी खिलाफ हैं और वो इराक के भी खिलाफ है। इसलिए इराक को वहां पे प्रॉब्लम नहीं हुआ कि अगर ईरान ने अटैक भी कर दिया तो, ठीक है। इसी तरह से शाम के अंदर भी जो है उन्होंने फिर साथ में फोटो भी इशू किया कि भाई हमने मोसाद को ही अटैक किया और उसके एरियाज को अटैक किया, उसके नतीजे के तौर पे मोसाद के हेडक्वार्टर को जो है उनका हमने अटैक किया है, और जो रेवोल्यूशनरी गार्ड को अटैक करते रहते हैं इसलिए हमने उनको अटैक किया। तो ये यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सारा मामला जो है वो बना है। तो अगर हम देखते हैं जी एक्सपर्ट एनालिसिस की बात करते हैं, तो इससे ये बात सामने आई है, ये जो अटैक हुआ है जो शाम के अंदर खास करके बहुत दूर तक, आप देखिए ये इस मैप के अंदर ये ईरान है और ये शाम है, तो यहां से इन्होंने रॉकेट को फायर किया और यहां तक पहुंचा, ठीक है। हमने लास्ट ईयर एक वीडियो बनाई थी अल बदर के ऊपर जिसमें कहा गया था कि 4 मिनट्स, कि वो 4 मिनट्स के अंदर जो है वो इजराइल तक पहुंचेगा, जो हाइपरसोनिक मिसाइल बनाया था ईरान ने। तो इससे ये एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भाई ईरान की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, इसका मतलब वो उसमें बहुत ज्यादा तरक्की कर चुका है, बहुत आगे जा रहा है, और ये काफी ज्यादा थ्रेट है किसके लिए, सबसे पहले इजराइल के लिए थ्रेट है, उसके बाद किसके लिए, अमेरिका के लिए थ्रेट है, क्योंकि इजराइल के लिए है तो अमेरिका के लिए तो है ही है, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि ईरान की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसकी कैपेसिटीज काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है, ठीक है। और दूसरा, एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इससे जो वॉर का स्पिल ओवर है वो बढ़ रहा है, कि हम जो वर्ल्ड वॉर 3 है शायद उसकी तरफ जाते जा रहे हैं। ये एक मैसेज हमें मिल रहा है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 को भी जब हम देखते हैं, थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, तो हमें यही आइडिया होता है कि उसमें भी ऐसा ही हुआ कि पहले 2 मालिक की वॉर स्टार्ट हुई, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनके जो अलायंसेस थे वो साथ में मिले और करते करते ये वॉर फैलती चली गई। तो अब हम ये देख रहे हैं कि आप देखिए हो रहा क्या है बेसिकली, कि गजा की वॉर लगी हुई है इजराइल के साथ, ठीक है, ये एक वॉर है, लेकिन अब इसके बदले में जो इजराइल है उसका सपोर्टर कौन है, यूएस, वो इसकी मदद कर रहा है।
और जो गजा है इसका सपोर्टर कौन है, ईरान, वो मदद कर रहा है। तो यहां तक तो हम हालात देख रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर सेकंड वाले उसी तरह से बन रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड वाले बन रहे हैं कि जो इनकी वॉर्स थी अब इनकी वॉर में अलायंसेस सामने आ गए हैं। अब वहीं पे यूएस की जिसके साथ अलायंस थी, जैसे हौसियों को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया जी, 12 ममालिक का जो इत्तेहाद बना दिया, अब रेड सी के अंदर वो अटैक कर रहा है ईरान के हौसियों के खिलाफ। इसका मतलब यहां पे हम देख रहे हैं कि वहां पे उसके अलायंसेस सामने आ गए। अब इस साइड से हम अगर देखेंगे कि ईरान के ऊपर अगर खुदा न ख्वास्ता अटैक होता है, डायरेक्टली अमेरिका अगर अटैक करता है ईरान के ऊपर, तो इसकी मदद को कौन आएगा। अभी हमने देखा 2 दिन पहले एक डेवलपमेंट हुई, ईरान का जो है वो सिक्योरिटी पैक्ट साइन हुआ है रशिया के साथ, ठीक है, और रशिया के साथ इसने एक अलायंस बनाया है। चाइना के साथ तो था लेकिन फिलहाल चाइना ऐसे किसी भी इशू में नहीं पड़ेगा, तो रशिया के साथ अलायंस बनाया है। इसका मतलब यह है कि अब रशिया वैसे ही यूक्रेन के खिलाफ वॉर लड़ रहा है, वहां पे अगर आप देखें मिडिल ईस्ट के अंदर, तो वहां पे वॉर तो लड़ रहा है। तो ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि ये जो हालात हैं वो कैसे बन रहे हैं, कि देखिए इसको जरा समझने की कोशिश करिएगा कि अगर यहां पे रशिया जो है वो सपोर्ट करता है ईरान की, ठीक है, और दूसरी साइड पे हम देख रहे हैं इजराइल की जो है सपोर्ट कौन कर रहा है जी, यूएस सपोर्ट कर रहा है। तो यहां पे एक इनका अलायंस बन गया और साथ में यूएस के साथ उसकी जो 12 ममालिक की फोर्स है वो भी शामिल है, 12 ममालिक की फोर्स भी शामिल है। तो यहां पे अगर इनका अलायंस बनता है और इनके अलायंस के के तौर पे यहां पे ये रेड सी को ब्लॉक करते हैं या इजराइल के खिलाफ लड़ते हैं या अमेरिका के खिलाफ, खास करके जो इनका मुश्तरका दुश्मन है, तो फिर क्या होगा। ऐसे में सऊदी अरब जो है वो कहां जाएगा, यूएई कहां जाएगा, क्योंकि फिलहाल तो उनकी सपोर्ट जो है वो न्यूट्रल है, और गो के उनकी सपोर्ट ज्यादा तो वेस्ट की साइड पे ही है, लेकिन वो न्यूट्रल है क्योंकि उनके चैलेंजेस डिफरेंट हैं और वो ये चाह रहे हैं कि भाई हम अपनी इस टाइम पे जो हमारे जो नेक्स्ट विजन है उनकी तरफ जाएं, क्योंकि अगर कार्बन का इस्तेमाल खत्म हो जाएगा, फॉसिल फ्यूल्स को जो है वो कट डाउन करने की बात की जा रही है, जीरो कार्बन पॉलिसी के ऊपर जाएंगे, तो वो कहां जाएंगे। इसका मतलब वो तेल के ऊपर ज्यादा देर तक इन्हिसार नहीं कर सकते, ना ही वो अलायंसेस बना सकते हैं। लेकिन अब ये स्पिल ओवर हो रहा है, इसमें अब ये पोटेंशियल है कि अगर यहां से ईरान का भी कोई दोस्त मुल्क सामने आ जाता है तो ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता चीजें, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसी तरह से जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर हमने देखा कि जापान जो है उसने अटैक कर दिया था चाइना के ऊपर, ठीक है, उसने भी मौके से फायदा उठाने की कोशिश की। अब इसी तरह से चाइना जो है वो मौके की तलाश में है। आपको पता है ताइवान के अंदर भी इलेक्शन हुए और जो हालात चल रहे हैं वो अच्छे नहीं है, तो मैं भी चाइना ताइवान के ऊपर अटैक कर सकता है कि बजाय इसके कि वहां पे अलहदगी पसंद, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा अलहदगी पसंद ताइवान के अंदर बढ़ेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो जब ताइवान के अंदर अलहदगी पसंद बढ़ेंगे तो उसका असर भी बहुत बुरा होगा, वो चाइना के हाथ से निकलता जाएगा जो ऑलरेडी जो है वहां पे यूएस की सपोर्ट है, ठीक है। तो उसके नतीजे के तौर पे ये हो सकता है कि चाइना इस मौके का फायदा उठा के यहां पे अटैक कर सकता है, जिससे जो है वो काफी ज्यादा थ्रेट्स फैलेंगे और एक और वॉर स्टार्ट हो जाएगी, एक रशिया यूक्रेन वॉर, एक चाइना ताइवान वॉर और एक इजराइल गजा वॉर। और मिडिल ईस्ट के हालात जो है वो जैसे अब तुर्की जो है वो भी उसने भी एयर स्ट्राइक्स की हैं इनके ऊपर, तो इससे क्या होगा कि इससे हालात मजीद बड़े खराब होंगे। और ये जो मिडिल ईस्ट का अमन का ख्वाब है, खास करके सऊदी अरब का जो अमन का ख्वाब है, वो ये चाहता है कि 2030 का जो उसका विजन है उसके अकॉर्डिंगली वो अपने आप को बेहतर कर सके, तो वो हमें दिखता हुआ कहीं भी नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये बेचैनी जारी रहेगी। और जो रेड सी की ट्रेड ब्लॉक हुई है उसके नतीजे के तौर पर जो कॉस्ट बढ़ेगी और जो हालात खराब होंगे वो भी इसी तरह से रहेंगे। तो अब ये जो 2024 है ये इलेक्शन ईयर है दुनिया के अंदर और खास करके अमेरिका में भी, तो ये तय करेगा कि क्या पॉलिसीज दुनिया की बदलेंगी या नहीं, खास करके अमेरिका की पॉलिसीज, क्योंकि आपने देखा कि आयोवा के अंदर जो है वो वहां पे जीत चुके हैं ट्रंप साहब, तो अब उससे क्या होता है, क्या फर्क पड़ेगा, देखते हैं अब आगे वो कैसे जीतते हैं। तो अगर हम देखते हैं वर्ल्ड नेक्स्ट, तो उसमें पाकिस्तान और ईरान का फ्यूचर जो है वो इस टाइम पे खतरे में है। अब ताल्लुकात बहाल हो भी जाते हैं, अभी तक फिलहाल कोई चांसेस नहीं है, लेकिन अब ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली बहाल होंगे, तो पाकिस्तान को ताल्लुकात बिल्ड करने में भी अब टाइम लगेगा। तो उसका मतलब पाकिस्तान ने अपना एक और बॉर्डर जो है, नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर जो है उसको भी इंसिक्योर कर दिया। अब पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो मजीद जो है इस चीज को देखेगी कि भाई किस तरह से जो है वहां पे भी हमें थ्रेट है, तो हमें उसे भी देखना चाहिए, वो हालात भी हमारे खराब होंगे। और फिर कुछ बातें ऐसी हैं जो शायद मैं यहां ना कह सकूं, ठीक है। तो अगर उसमें हम बात करते हैं तो इंपैक्ट ऑन इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान, तो आपने देखा कामरान खान साहब का एक ट्वीट आया था कल इस मामले के बाद, और उनको काफी ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट के करीब समझा जाता है, तो उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा आपने देखा क्या हालात बने, अब आपको कुछ नहीं करना चाहिए, अब आपको फौरन से पहले जो है वो इलेक्शन मुलतवी करवाने चाहिए। यानी इलेक्शन की जो एंटी इलेक्शन फोर्सेस पाकिस्तान के अंदर, ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है ना, इलेक्शन तो कोई भी नहीं चाहता, तो जब इलेक्शन को मुलतवी करवाने की तो ये चीजें तो बहुत प्राइम है, तो मे भी पाकिस्तान उसको मजीद आगे लेके चला जाए या दोनों मालिक मजीद आगे लेके चले जाएं कि भाई ठीक है थोड़ा टेंशन बढ़े, तो उससे जो है वो हम जब सिक्योरिटी नहीं दे पाएंगे तो इलेक्शन भी नहीं हो पाएंगे। तो यही कामरान खान साहब ने कहा कि भाई पाकिस्तान को बहुत से थ्रेट्स हैं, इंटरनल और अब एक्सटर्नल भी हो गए, हमारी सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं, इलेक्शंस को मुलतवी किया जाए। तो उससे इलेक्शन को जोड़ा जा रहा है। वहीं पे आईएमएफ मौजूद है, तो आईएमएफ कह रहा है इलेक्शन करवाओ वरना पैसे नहीं मिलेंगे, वो किसने एक किस्त तो जारी कर दी है। तो ये हालात हम देख रहे हैं।
फिर हम देखते हैं जी, अगर इसके हालात इलेक्शन और सिक्योरिटी के हवाले से मैंने कहा कि वो थ्रेट पैदा हुआ है, और गजा और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से अगर हम बात करें तो अगर पाकिस्तान और ईरान जो है वो आपस की वॉर में लग जाते हैं तो शायद ये बहुत ही बुरा टाइम होगा आपसी वॉर का, ठीक है। जबकि यूएस पूरी कोशिश करेगा एंटी एलिमेंट्स को उभारने में, मे भी कोई और अटैक भी हो जाए, कोई और किसी तरीके से हो जाए और उसका इल्जाम भी ईरान के ऊपर लग जाए या पाकिस्तान के ऊपर लग जाए, क्योंकि यूएस की पूरी कोशिश है इस टाइम पे ईरान को तोड़ने की और ईरान को अकेला करने की, क्योंकि ईरान सपोर्ट कर रहा है इस टाइम पे एंटी एलिमेंट्स को, ठीक है। वो एलिमेंट्स जिसकी वजह से इजराइल को अभी तक कामयाबी नहीं मिली। लेट्स सपोज वो कौन कौन से एलिमेंट्स अगर आप उनको देखें, उसमें देखिए एक तो हमास को सपोर्ट कर रहा है डायरेक्टली, ठीक है, एक तो डायरेक्टली हमास के साथ वॉर हो रही है इजराइल की, दूसरा हिजबुल्लाह को लिबनान के बॉर्डर के ऊपर सपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है जी। तो हिजबुल्लाह जो है उसको भी सपोर्ट किया जा रहा है, और अगर हिजबुल्लाह को सपोर्ट किया जाता है तो ये भी ईरान की साइड से, और वो इजराइल के दोनों बॉर्डर के ऊपर अटैक हो रहा है, एक गजा की साइड से अटैक हो रहा है, दूसरा लिबनान की साइड से अटैक हो रहा है, और तीसरा हम देखते हैं यहाँ पे जो हौसी हैं रेड सी के अंदर, तो हौसियों को जो है सपोर्ट किया जा रहा है। तो ये जो तीनों ग्रुप हैं, हमास इस टाइम पे इसको सपोर्ट किया जा रहा है, हिजबुल्लाह को, और यहां पे हौसियों को, तीनों को ईरान सपोर्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तीनों को ही ईरान सपोर्ट कर रहा है और ईरान की सपोर्ट के ऊपर खड़े हैं। तो ऐसे में यूएस जरूर चाहेगा कि किसी तरह से जो है वो ईरान के और पाकिस्तान की वॉर छेड़ दी जाए, या यहां पे बॉर्डर जो है टेंशन छेड़ दी जाए, ताकि ईरान जो है उसका फोकस चेंज हो सके या दुनिया को ईरान के खिलाफ किया जाए। तो ऐसे में ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या यहाँ पे जो पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इजराइल के सपोर्ट में है, क्या वो इस वॉर में जाना चाहेंगे, क्या वो इजराइल कॉज को नुकसान पहुंचाएंगे, हो भी सकता है और नहीं भी, फिलहाल तो अभी कहा कुछ नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा हो सकता है, ठीक है। और रेड सी की सिक्योरिटी या रेड सी की टेंशंस जो हैं उसको डाइवर्ट करने की पूरी कोशिश होगी। तो जो भी हो उससे होगा क्या कि रीजनल स्पिल ओवर होगा। अगर पाकिस्तान ईरान की बॉर्डर टेंशन भी स्टार्ट हो जाती है, वॉर स्टार्ट हो जाती है, तो ये स्पिल ओवर तो हो गया ना, कि वो गजा की वॉर यहां तक तो पहुंच आई, समझ रहे हैं, क्योंकि कॉज वही होगा, बेसिक कॉज, और वहां से आहिस्ता आहिस्ता बाकी चीजें जो है वो आपस में जुड़ती जाएंगी। तो इससे जो ऐसे एलिमेंट हैं जिनको फंडिंग मिलेगी, पैसे मिलेंगे, और वो दूसरों के नाम के ऊपर अपनों को ही तबाह करने के लिए तैयार रहेंगे। तो ये जो है, ये आप इस हमले को सिर्फ एक साइड पे ना देखें कि ईरान ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया, तो इसके बहुत सारे जो है वो डायनेमिक्स हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर, और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में काफी गहरे डायनेमिक्स हैं इसके, जिसको हम देख रहे हैं कि जिसके असरात हमें आने वाले दिनों में नजर आएंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।